हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स उत्तराखंड प्रवक्ता संवर्ग। आज हम लेकर के आए हैं पीवाईक्यूज जो कि 2018 सेट ए में पूछा गया क्वेश्चंस थे। अब इन क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को सॉल्व भी करवाऊंगा एंड देन साथ में इसके जो रिलेटेड थ्योरी है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। और पिछला जो सिलेबस था 2018 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है सिलेबस में, थोड़ा बहुत कुछ टॉपिक, एक आध टॉपिक ही हमारे इधर से उधर हुए हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप पूरा वीडियो को वॉच करिए, ठीक है ना। और एक इन्फॉर्मेशन जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आज देना चाहूँगा, और वो ये है कि कई बच्चों का कमेंट आता है, कई बच्चों का मैसेज आता है कि सर आप तो बहुत ईजी वाले बता रहे हो, तो ये क्वेश्चन तो पेपर में आएंगे नहीं। जी भैया, मैं इजी इसीलिए बताता हूँ क्योंकि मेरा जो बच्चे मेरे साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है। मेरा जो हमेशा तरीका रहा है वो मैं हमेशा के लिए बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। मैं एकदम से टॉप लेवल के चीज़ें लेकर के नहीं आता हूँ, थोड़ा बेसिक मेरे इसमें रहता है एंड देन धीरे धीरे मैं लेवल को अप करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है पढ़ाने का वो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी लोगों से। क्यों? मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल में वो बच्चा भी सीखे जिसको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है, और मैं चाहता हूं कि वो बच्चा भी मेरे चैनल से सीखे जिसको बहुत कुछ आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मेरा तरीका रहता है। जो नए मेरे साथ जुड़े हैं मुझे लगता है कि उनको नहीं पता है, तो आप लोगों को थोड़ा सा सब्र करना चाहिए ताकि आप लोगों के लिए भी वो कंटेंट मैं प्रोवाइड करूँ। और मुझे लगता है कि हमें हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें तो सारी चीज़ें आता है, लेकिन हम ये चीज़ें क्यों करें। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि बेसिक चीज़ों में से क्वेश्चन निकल के आ जाता है, तब आप जो है नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस बेसिक पर नहीं होता है। तो माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा समय मैंने आप लोगों से लिया है और किसी को अगर ख़राब लगे तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है ये पीवाईक्यूज़ है, बहुत अच्छे लेवल के पीवाईक्यूज़ है। इसको हम धीरे धीरे एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखो सबसे पहला जो है क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा था ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 4 ऑफ द ग्रुप। एक ग्रुप है और इस ग्रुप में हमें बताने हैं कि जो चार जो एलिमेंट है इस ग्रुप का वो उसका ऑर्डर हमें बताना है। ठीक है, तो समूह में अवयव चार की कोटि बताना है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है और इसका थ्योरी मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल में आप लोगों को पढ़ा रखा है, तो लगता है कि आप लोगों को वीडियोस देख करके तब आपको करनी चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो इसको करने के ना दो तरीके हैं। एकदम सबसे पहले तो ईजी तरीका बताऊंगा, फिर इसका बेसिक बताऊंगा आपको। ठीक है ना। एक ईजी तरीका क्या है, एक फार्मूला जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। फार्मूला नोट डाउन कर लीजिएगा। एक फार्मूला मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो कभी भी अगर ऑर्डर निकालना है ना, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो होता है ना, उसके लिए सबसे पहला जो हमारे पास है, जैसे ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 5 है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। देन अपॉन में हम क्या लिखेंगे, GCD ऑफ जिस एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है, किसका ऑर्डर निकालना है, 4 का, और कितने ऑर्डर है ग्रुप का, 5 का, तो इनके ऑर्डर के साथ हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पर जो है कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 5 और 4 का GCD हमारे पास हमेशा के लिए 1 आता है। तो जो 4 है ना, जो भी एलिमेंट है ऑर्डर, जो ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 4, यहाँ पर 4 भी लिख देता हूँ मैं, तो ये हमारे पास फार्मूला से था, जो कि आप बहुत ही इजीली विद इन अ सेकेंड आप फार्मूला का यूज़ करके कर सकते हो। तो ऑप्शन डी यहाँ से हमारा जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन देखो इसका जो ये जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट का ऑर्डर है, इसको निकालने के लिए हमारे पास एक बेसिक चीज़ें, बेसिक जो जानकारी ना वो भी होना चाहिए। अब यहीं पर आप लोग क्वेश्चन कर दोगे कि सर आप इतना बेसिक चीज़ें आप क्यों बता रहे हो, तो हमें पता है। तो भैया कभी कभी ऐसा होता है ना, ये जो शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं ना, कभी कभी हमारे सामने से हमारे माइंड से जो है क्या होता है, निकल जाता है। अब एग्ज़ाम में क्या करें भाई, समय भी है हमारे पास, कभी कभी ऐसा होता है कि समय है और हम नहीं कर पा रहे। तो उस कंडीशन में अगर हमें बेसिक पता है ना, तो भैया आप इजीली क्वेश्चन करके आ सकते हो। तो वो चीज़ भी आप सीख लो। तो इसका बेसिक क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। चलो बेसिक देखो, ऑर्डर क्या कहता है, किसी भी एलिमेंट का अगर ऑर्डर है, देखो जैसे एडिटिव ग्रुप है, तो एडिटिव ग्रुप के लिए ए जो होता है ना, कितनी बार जो है हम इस ए को कितनी बार गुणा करें कि हमारा जो है ई आ जाए। मतलब कहने का ये है
कि ये जो 4 है, इस 4 को मैं कितनी बार जोड़ूं। ध्यान से समझना, मेरी बात को ध्यान से समझना। एडिटिव के लिए अब जैसे 4 के लिए बोला, 4 को मैं कितनी बार जोड़ूं कि आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी देखो, एडिटिव ग्रुप के केस में आइडेंटिटी हमेशा के लिए 0 होता है ना, 0 होता है। तो 4 को मैं 1 बार 2 बार, एडिटिव ग्रुप है, मॉड्यूलो है। मॉड्यूलो का केस आपको पता होगा, ये सब चीज़ें तो मैंने ऑलरेडी कितनी बार पढ़ा रखा है मेरे चैनल में। तो मॉड्यूलो का केस जो है 4 है, उसमें आपको डिवाइड करते हुए जाना है। जैसे 4 और 4 8 हो गया, 5 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। फिर 4 को और जोड़ दिया, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 12 हो गया, 12 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 2 बच रहा है, नहीं हो रहा है 0, तो 1 4 और जोड़ दिया, 1 2 3 4, तो 4 चक्कू 16 हो गया। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 15, 1 बच रहा है। फिर 4 और जोड़ दिया, 1 2 3 4 5, 5 चक्कू 20 हो गया। 5 बार जो है जोड़ दिया तो 20 हो गया। मतलब यहाँ पर 5 गुणा में अगर 4 कर रहा हूँ तो जो हमारे पास आइडेंटिटी निकल के आ रहा है। तो मतलब ये क्या हो गया कि 4 को मुझे 5 बार जोड़ना पड़ रहा है। ये जो ऑर्डर निकाला जा रहा है, ऑर्डर का मतलब यही होता है, अगर एडिटिव ग्रुप कह रहा है तो 4 को मैं कितनी बार जोड़ूं कि हमारा आइडेंटिटी निकल के आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ऐसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है और प्रीवियस में आ भी रखा है, आप लोग खुद देख लीजिए। तो यही चीज़ है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि भैया मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप दे दे। अब मान के चलिए कि यहाँ एडिशन की जगह पर मल्टीप्लिकेशन होता, फिर क्या करते हैं, फिर हमें यहाँ मल्टीप्लिकेशन केस लगाने होते हैं कि ए की पावर में कितना करूँ कि हमें आइडेंटिटी मिल जाए। ए की पावर में कितना करूँ कि आइडेंटिटी मिल जाए। तो अगर 4 का ऑर्डर पूछता है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वैसे तो इस वीडियो में नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको मैं बताऊंगा ये सारी चीज़ें। वैसे बता रखा है मैंने, फिर कोई दिक्कत नहीं, बता दूंगा। अब देखो 4 को देखो कितनी बार जो है हम इसको गुणा करेंगे आपस में। 4 देखो 4 4 चक्कू 16 हो गया, 64 हो गया। अब 5 से डिवाइड भी करते हुए जाना है। और इस केस में जो हमारे पास क्या कहते हैं आइडेंटिटी होता है मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के केस में, वो हमारा 1 होता है। ग्रुप थ्योरी मैंने इतने अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया ना, मुझे लगता है कि आपको कोई भी नहीं पढ़ा होगा ऐसे, ठीक। 1 आ जाना चाहिए। हालांकि इसको आप करके देख लीजिएगा कितने में 1 आ रहा है, अब डिवाइड करते हुए भी जानी पड़ेगी आपको। तो ये बेसिक भी मैंने आपको बता दिया है और शॉर्ट ट्रिक भी बता दिया है। ये आप ज़रूर याद रखना, बहुत काम का है शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक बहुत काम का है आपके लिए, इसको आप अच्छे से ध्यान रखना, इसको कर लेना आप लोग, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, कह रहा है कि इफ़ अल्फ़ा कॉमा बीटा are the roots of the equation x square minus x plus 1 is equal to 0, the equation whose roots are alpha square comma beta square। एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता देता हूँ, सुन लो, ध्यान से सुनो इधर। कभी भी ध्यान रखना कि जो हमारे पास जैसे इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो आपको पता है कि अगर मैं जो रूट्स होता है वो अल्फ़ा बीटा होता है। अगर मैंने मान लिया इसका कि रूट्स है, कि इनके जो रूट्स है वो अल्फ़ा और बीटा है, ये इनके 2 रूट्स है। एक है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 रूट्स होंगे, अल्फ़ा और बीटा होंगे। तो जो हमारे पास अल्फ़ा आया, तो अब सम ऑफ रूट्स है ना, सम की अगर मैं बात करूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस का बी अपॉन ए के बराबर होता है। और माइनस का बी हमारे पास माइनस का 1 है और ए हमारे पास 1 है, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो अल्फा इंटू बीटा होता है, ये चीज़ आपको पता होगा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए कॉन्स्टेंट टर्म और अपॉन जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। तो सी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 1 है, अपॉन में 1 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 आ गया। मतलब प्रोडक्ट की बात करूँ तो भी बनाया, सम की बात करूँ तो भी बनाया। अब ना बच्चों यहाँ पर हमें ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो हमारे पास हमसे क्या पूछा गया है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर पूछा गया है। मतलब ये है कि एक जनरल इक्वेशन में यहाँ पर पुट करता हूँ कि जनरल इक्वेशन कैसे होता है। अगर मैं रूट्स के फॉर्म में लिखना है, तो रूट्स के फॉर्म में अगर मैं जनरल इक्वेशन लिखना होता है तो वो हमारा जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस का यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0 होता है। ये इक्वेशन होता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को, ठीक है। जब मैंने एलटी ग्रेड पढ़ाया था ना, यूपीपीएससी का एलटी ग्रेड पढ़ाया था, तो उस टाइम मैंने आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन ही पढ़ा रखा है। वीडियोस देखिए आप लोग, बहुत काम का वीडियो है, बहुत आपको हेल्प करेगा एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि देखो जो सिलेबस होता है ना वो
हो सकता है कि अलग अलग मतलब एग्ज़ाम जो है ना अलग स्टेट में अलग कंडक्ट करवाया जा रहा है, लेकिन जो सिलेबस होता है, जो पढ़ने का तरीका होता है वो हमारा सेम ही रहता है, वो कभी नहीं बदलता है। चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, लेक्चरार हो, चाहे कुछ भी हो, सिलेबस तो सेम ही है ना। हमें उससे क्या मतलब है, हमें तो पढ़ने से मतलब है। तो ये हमारा जनरल इक्वेशन होता है। लेकिन अब ये इक्वेशन तभी है जब ऐसा इक्वेशन का है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन फॉर अल्फा बीटा। लेकिन जब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो रूट कैसा बन जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और x प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये रूट बन जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के लिए। जब अल्फा बीटा है तो ये इक्वेशन है, जब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है तो ये इक्वेशन बनेगा। इसको मैं मार्क कर देता हूं अच्छे से आप लोगों के लिए। अरे सॉरी, ये हो गया, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, अगर ये इक्वेशन है तो हम यहाँ पर रखकर देख सकते हैं, यही वाला आ जाएगा। इस इक्वेशन के लिए हमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो एक फार्मूला मैंने आपको बताया था अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कैलकुलेट करने का। तो अल्फा स्क्वायर और जो बीटा का स्क्वायर होता है ना, ये हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा अभी हमने कैलकुलेट किया है, सम ऑफ द रूट्स 1 आया और प्रोडक्ट भी हमारे पास क्या आया 1 आया। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 इंटू 1 तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू माइनस का 1। अच्छा, इसके बाद जो है हमें क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर चाहिए। तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। 1 आया है हमारे पास, 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो एक -1 आया, एक 1 आया। अब इस इक्वेशन में रख देते, इस इक्वेशन में रख देते। देखो समझा रहा हूँ तो बहुत समय लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि हम बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, नहीं है। ये सब फॉर्मूला आपको याद करनी पड़ेगी थोड़ा सा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से जो हमारे पास आ जाएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना आया, माइनस का 1 आया। तो यहाँ पर माइनस का 1 एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पर एक्स प्लस का यहाँ पर 1 आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर, है ना। ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। तो ये सब चीज़ें ना आपको पता होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें पता है ना तो आप इजीली जो है चीज़ों को सॉल्व आउट करके देख सकते हो। तो ऑप्शन कौन सा यहाँ से करेक्ट हो रहा है बच्चों, ऑप्शन जो हो रहा है वो हो रहा है डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो रहा है। ठीक है, टिक कर देता हूँ मैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये डी ऑप्शन यहाँ से जो है हमारा करेक्ट हो रहा है। इसके पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं इसका पीडीएफ जो है सोल्यूशन वाला विद नोटेशन आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, बाकी विदाउट नोटेशन की तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज़रूरत है। अगर क्वेश्चन पेपर चाहिए पूरा तो वो भी ले लेना आप लोग, वहाँ दे दूँगा मैं। मैसेज ज़रूर कर देना कमेंट में, ठीक है। जो भी आपको रिक्वायरमेंट है आप कमेंट में बोलिए मुझे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ कि रिलेशन एंड फंक्शन से क्वेश्चन है। बहुत आसान टॉपिक है, ये भी मैंने आपको करवा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को पढ़ना है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड मैंने एक वीडियोस बना रखा है, डजंट मैटर कि कौन से एग्ज़ाम के लिए मैंने बच्चों को पढ़ाया है। हाँ, मैटर यही करता है टॉपिक क्या है। अगर टॉपिक है तो मुझे लगता है कि उसमें मैंने लेक्चरार के भी लिए हैं, उसमें मैंने टीजीटी लेवल के भी लिए, उसमें पीजीटी लेवल का भी लिया है, टीजीटी पीजीटी और DSSS भी जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी कवर किया है। तो मेरा जो वीडियोज़ होते हैं ना मेरे चैनल पर, वो वीडियो टारगेट एग्ज़ाम तो जैसे ये लेक्चरार का है, लेकिन जो इसके साथ जुड़ा हुआ एग्ज़ाम है वो टीजीटी पीजीटी और ये तमाम तरीके के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं ना वो सब कवर करता है। तो भैया आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप वीडियो को देख सकते हो इजीली, अगर सिलेबस में है तो आप देख सकते हो। इस क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको मैंने बढ़िया से पढ़ा रखा है आप लोगों को। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है कि एक रिलेशन दिया है R, जो कि ये सबसे पहले देखिए रिलेशन R जो दिया हुआ है 1,1 दिया हुआ है, 1,2 दिया हुआ है और 2,1 दिया हुआ है, और एक सेट डिफाइन कर रहा है इन लोगों ने। सेट जो है 1 2 3 डिफाइन कर रखा है। तो हमें बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक है, ये बताना है। देखो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये तीनों होना चाहिए, समतुल्य, सममित और संक्रामक, ये तीनों होना चाहिए, तभी जाकर के हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। अल्टीमेटली मोरल ऑफ द क्वेश्चन क्या है कि हमें ये चीज़ें चेक करनी पड़ेगी, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक।
ठीक है, ये सब हमें तीनों चेक करनी पड़ेगी, तभी जा करके हम इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। अब मैंने आपको तरीका बताया था कि कैसे हमें चेक करना है कि जो दिया गया रिलेशन है वो हमारा रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होता है, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि जो दिया गया रिलेशन है, सेट के एलिमेंट क्या उसमें कंबाइन पेयर है या नहीं है। जैसे मान के चलिए कि रिलेशन कैसा होता है, ए वाला रिलेशन होता है। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू, अरे ये दिल कहाँ से बन गया, अरे भाई मिटाओ मिटाओ मिटाओ। जितने भी ए है ना वो हमारा इस कैपिटल ए में से आना चाहिए। मतलब अगर 1 है तो 1,1 होना चाहिए आर में, जो कि है, दिख रहा है। क्या 2,2 आर में है, नहीं, मना कर दिया ना। एक एलिमेंट के लिए मना कर दे तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो सकता है, बिल्कुल खत्म हो गया रिफ्लेक्सिव का यहाँ से, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन तो मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं हो सकता, कट गया रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो देखो यहाँ से 2 ऑप्शन हमारा कट हो गया। हमेशा गलत ऑप्शन को हटा दिया करो, पहले हटा दिया करो गलत ऑप्शन को, उसके पीछे मत पड़ा करो। तो इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव मना कर दिया तो तीनों होना चाहिए ना। जब तीनों है नहीं तो इक्विवेलेंस भी गया, रिफ्लेक्सिव तो गया ही गया। बात करते हैं सिमेट्रिक की। दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए आर में। तो चेक करते हैं देखते हैं। देखो 1,1 है, इसको रिवर्स करूंगा तो 1,1 वो भी हो जाएगा। 1,2 2,1 है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या है कि जो रिलेशन है वो हमारा सिमेट्रिक तो है, सिमेट्रिक है। तो आर जो है, आर इज सिमेट्रिक, है ना। आर हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। तो भैया जब आर सिमेट्रिक हो गया तो ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना, ये ऑप्शन। लेकिन एक ट्रांजिटिव वाला भी है। तो यहाँ से एक तो दिख रहा है कि रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव कह रहा है, तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ये ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो पहले ही मना कर दिया है। हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बच रहा है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखा, बहुत ज़्यादा ट्रांजिटिव को चेक करने की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी, हमने ऑप्शन से डिस्कार्ड करने की कोशिश करा है। तो ऐसे हमें सॉल्व करना है, हमें ऑप्शन से डिस्कार्ड कर देना है। रिफ्लेक्सिव मना कर दिया तो देखो मुझे तो ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन के लिए अब हमें क्या करना था, हमें थोड़ा सा बेसिक, मैंने स्टार्टिंग बता दिया, मैं थोड़ा बेसिक भी आप लोगों को बताऊंगा इसमें, ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए जो पुराना थ्योरी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है उसमें। इसमें क्या हो रहा है कि अब देखो, अगर इस क्वेश्चन में मैं शुरू से आप लोगों को अगर मैं बताऊं कि मैंने कुछ नहीं बताया, आप लोग मान के चलो कि मैंने तो कुछ नहीं समझा, मेरे सामने क्वेश्चन आ गया पेपर में, अब मुझे क्या करना था, मुझे सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव चेक करने से ही मुझे इसका आंसर पता लग जाता। अब आप कहोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, तो जी बिल्कुल मैं सही बात कर रहा हूँ। रिफ्लेक्सिव मैंने चेक किया और ये क्वेश्चन दिया ही इसीलिए है ताकि आप विदिन अ सेकंड इसको कर सको। आप टाइम गिनना कितने सेकंड में सॉल्व हो जाता है। रिफ्लेक्सिव चेक किया मैंने, जितना टाइम लगा रिफ्लेक्सिव में लगा। रिफ्लेक्सिव नहीं आया मतलब रिफ्लेक्सिव वाला ऑप्शन कट, और रिफ्लेक्सिव नहीं है इसका मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन होने की सवाल ही नहीं होता है। बी ऑप्शन की मैं बात करूँ तो रिफ्लेक्सिव तो पहले ही मना कर दिया है, एंड ट्रांजिटिव तो, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव तो हो नहीं सकता है। अगर सिर्फ ट्रांजिटिव होता तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार चेक करना पड़ता, लेकिन भैया रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव साथ में दिया है तो ये ऑप्शन भी उसी टाइम ही कट हो जाएगा। मतलब आपने सिर्फ रिफ्लेक्सिव चेक किया और उससे आपका 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए, एक बचा। ये ही है जो कि 101% ट्रू होना ही होना है। आप चेक कर सकते हो, बाकी तो मैंने आपको करके बता भी दिया है। तो मुझे लगता है कि मुश्किल से अगर आप इसको एग्ज़ाम में सॉल्व करते तो 10 सेकेंड का क्वेश्चन है ये, ओनली फॉर 10 सेकेंड, ज़्यादा दिमाग लगने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 10 सेकेंड का क्वेश्चन ही है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे करना है। ठीक, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12। सबसे पहला काम जनरेटर्स के बारे में पता होना चाहिए कि भाई किसी भी जो ग्रुप होता है, अब किसी भी ग्रुप नहीं, साइक्लिक ग्रुप के ही जनरेटर्स होते हैं। मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ इसका पहले, उसके बाद करेंगे जनरेटर्स। नंबर ऑफ जनरेटर कैसे निकालते हैं, विदिन अ सेकंड का काम है। ठीक है, जनरेटर क्या कहता है कि अगर एक साइक्लिक ग्रुप है
तो उस साइक्लिक ग्रुप में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि उस ग्रुप के सारे एलिमेंट को जनरेट कर दे। भैया साइक्लिक ग्रुप को मैंने इतने अच्छे से आप लोगों को समझा रखा है ना, अगर आपको थोड़ा सा भी इच्छा है जानने की तो जाओ प्लेलिस्ट में एल्टी ग्रेड जो है करके मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें मैंने ग्रुप थ्योरी पढ़ाया है आपको, और उस ग्रुप थ्योरी में मैंने आपको साइक्लिक ग्रुप बता रखा है, और साइक्लिक ग्रुप के बाद ही जो है जनरेटर्स की कहानी आती है। ठीक है, तो अगर आप वो देख लोगे ना तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप मतलब ये मुश्किल से 5 सेकंड का क्वेश्चन है ये, अगर मैं करूँ अपने हिसाब से, क्योंकि मेरे को थ्योरी पता है। तो नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12, साइक्लिक ग्रुप जनरेटर वो होता है जो कि पूरे ग्रुप के एलिमेंट को जनरेट कर दे। अब 12 ऑर्डर है तो कुछ नहीं करना है, हमें 5 ऑफ 12 निकालनी है। 12 का जो है फैक्टर कर दो, 12 का फैक्टर करो, कितना आ रहा है, 4 तिया 12 आ रहा है। 4 का फैक्टर करो 2 की पावर 2 और 5 इंटू 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 माइनस 1, एक तो ये आ जाएगा, और 3 है सिंगल वाला तो इसका 1 आ जाएगा। तो 2 दूनी 4 माइनस 2 आ जाएगा, 2 हो जाएगा ना, और यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 2 गुणा 2 तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो जो नंबर ऑफ जनरेटर है इस ग्रुप का 12 ऑर्डर के, तो उसके 4 हमारे पास क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जनरेटर से जाएंगे। ठीक है, ये तरीका है निकालने का, ये शॉर्ट ट्रिक है, याद रखना पड़ेगा आपको। 5th नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि द फंक्शन एफ डिफाइंड एज दिस, तो हमें बताना है कि इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 देन द वैल्यू ऑफ के इज। अब जो मैंने मॉक टेस्ट करवाया था ना उसमें ऐसा क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको, और आप ही लोग बोल रहे थे कि सर ऐसा क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा, ये तो बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। आ गया ना भाई तुम्हारे सामने, देख लो खुद ही। तो कब कैसा क्वेश्चन आ जाए भैया हमें नहीं पता है, हमें हर तरह के क्वेश्चंस पर फोकस करके चलनी है। ठीक है, बेसिक भी लेना है, एडवांस भी लेना है, और वो सारी चीज़ें हमें जाननी है, वो थ्योरी भी जाननी है। तभी तो आप एक जो है सर्वगुण संपन्न टीचर कहलाओगे, जब आपके अंदर वो सारी नॉलेज हो, है ना। क्योंकि कल के डेट में आपको बच्चों को पढ़ाने भी तो है, आप सिर्फ नौकरी लेने के लिए पढ़ रहे हो तो इसका मतलब आप सिर्फ रट्टू तोता बन रहे हो। कल के डेट में जब आप नौकरी ले लोगे, उसके बाद जो तांडव स्टार्ट होगा ना बच्चों के सामने खड़े होकर के, वो बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो इसीलिए हम पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें, ये जो सिलेबस दे रखा है ना लेक्चरर वाले में, ये जो है सेम क्लास 12th का सिलेबस 11th और 12th का उठा करके दे दिया है। और आप अगर एज अ जो है लेक्चरर बनते हैं तो आप 11th 12th को ही पढ़ाने वाले हो भाई। तो 11th 12th को पढ़ाओगे तो यही सिलेबस पढ़ानी पड़ेगी, और यही सिलेबस पढ़ाओगे तो आपको बेसिक पता नहीं, तो बच्चों को क्या शिक्षा दोगे। तो ये चीज़ें थोड़ा चीज़ें हैं, बीच बीच में मैं ऐसे ज्ञान दे देता हूँ आप लोगों को। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए ये कंटिन्यूटी का है। अब कंटिन्यूटी आप लोगों को मैंने बता रखा है कंटिन्यूटी क्या होती है। कंटिन्यूटी, चलिए कंटिन्यूटी को सॉल्व करवाता हूँ, यहीं पे करवा देते हैं, बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है मुझे लगता है, तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, यहीं पे कर देते हैं। कंटिन्यूटी क्या था, लिमिट अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 पर जा रही है ना। लेफ्ट राइट में यही सेम फंक्शन है तो हम एक ही बार कर लेते हैं ना, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। एफ ऑफ एक्स आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, और एफ एक्स हमारे पास कितना है भैया, k cos x डिवाइड बाय पाई माइनस 2x। अब इसको ना लिमिट अगर आप रखोगे ना तो 0/0 फॉर्म बन जाएगा, तो विच इज़ 0/0 फॉर्म। और 0/0 फॉर्म जब भी बनता है लिमिट में, आपको पता है कि एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं हम, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो जब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि हम क्या करेंगे भैया, ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, और एफ एक्स यहाँ पर है तो हम k और cos का माइनस का क्या आ जाएगा, k cos का हो जाएगा sin x, डिवाइड में पाई 0 हो जाएगा 2x, तो माइनस का 2 आ जाएगा। लिमिट अगर मैंने अप्लाई कर दी है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, लिमिट अगर मैंने अप्लाई कर दी तो साइन पाई बाई 2, तो यहाँ पर सिंपल से क्या हो जाएगा, k बाई 2 हो जाएगा। और एफ ऑफ
एफ ऑफ पाई बाई 2 पर अगर वैल्यू निकालनी है तो वो दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 3। तो अब आपको पता है कि जो कंटिन्यूटी के लिए केस होता है, कंटिन्यूटी के लिए केस क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई 2, है ना, ये केस है। अगर ऐसा केस है तो कंटिन्यूस होगा, और दिया हुआ है कि भैया इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो 101% की केस सेटिस्फाई होना ही होना है। तो अब इसको हमने निकाला है, वो क्या आया था, के बाई 2 आया था, और इसको अभी हमने निकाला है, वो हमारे पास फंक्शन में दिए हुए 3, तो के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 2 जार 6, के इज इक्वल टू 6 आ गया। तो के का वैल्यू ही हमसे पूछा गया था, तो ये 6 आ गया यहाँ पे, है ना। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन पूछा गया है, तो यही चीज़ है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। और आप कहोगे सर आप हर क्वेश्चन में बोलते हो कि आसान क्वेश्चन है, लेकिन आता कहाँ से इतना आसान। भाई क्वेश्चन आसान तभी बनता है जब आप बेसिक चीज़ों को क्लियर करते हो। अब यहाँ पर सिंपल सा मैं आपको बताऊंगा कि डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करनी है। अब आप बताओ भैया डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है। जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है वो तो भैया ये क्वेश्चन छोड़ के आ जाएगा, फिर कैसे होगा, है ना। तो क्वेश्चन छोड़ने की आदत मत डालो, उसको जो है पुटअप करना है, कैसे करना है वो आदत डालनी पड़ेगी हमें, है ना। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करना है। तो डी मॉर्गन्स लॉ, अब इफ ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स देन ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी की पावर जो कॉम्प्लीमेंट है वो हमसे पूछा गया है, तो किसके बराबर होगा वो हमें देखना है। देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ को जो है यहाँ पर अप्लाई करेंगे, है ना। देखो ये दिया हुआ है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। अब हमारे पास एक डी मॉर्गन लॉ है ना, डी मॉर्गन बाबा को ले आते हैं। चलो ये डी मॉर्गन बाबा आ जाओ, डी मॉर्गन बाबा, डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो ए का कॉम्प्लीमेंट होता है और यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है। अब रखो यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर, देयरफॉर क्या आ जाएगा, ए यहाँ पर रख रहे हैं इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट की जगह पर मैं ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा होगा ना आपने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, तो यहीं पे कर देता हूँ मैं इधर। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पर ये जो है यूनियन आ जाएगा यहाँ पर जो है यूनियन आ जाएगा, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो कोई एक सेट है और उस सेट के कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर मैं इंटरसेक्शन कर रहा हूँ तो कॉमन आने का तो सवाल ही नहीं होता है। तो इसका मतलब ये फाइव हो जाएगा, फाइव के साथ यूनियन करूँगा मैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ही आ जाएगा। और कौन सा ऑप्शन, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ऑप्शन सी यहाँ से जो है हमारे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कितना ज़्यादा आवश्यक है हमें बेसिक जानना। डी मॉर्गन्स लॉ, एक भाई डी मॉर्गन बाबा आकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व करके चला जाता है, ठीक है ना। तो आप कुछ समझदार बन गए होंगे। चलो, और आपको पता लग रहा होगा कि मेरा तरीका पढ़ाने का यही है, तो इसका मतलब मैं कुछ तो सोच के जरूर पढ़ाता हूँ आप लोगों को। द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर अल्फा फॉर विच ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा एक्स वेयर अल्फा डज नॉट इक्वल टू 0 इज द इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। ये खुद के इनवर्स है, ये कह रहा है। तो इनवर्स, अब देखो ना, अब जो फंक्शंस हम पढ़ते हैं ना, रिलेशन एंड फंक्शन, जो आपके सिलेबस में पहले ही मेंशन है, रिलेशन एंड फंक्शन में जब हम इनवर्स को पढ़ते हैं तो पहले फंक्शन पढ़ते हैं, फिर फंक्शन के बाद उसके इनवर्स को ही पढ़ते हैं। तो अब देखो यहाँ इनवर्स वाले फंक्शन का यूज़ कैसे करेंगे, है ना। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे एस्पिरेंट्स जो क्लास 12th वाले बच्चों को पढ़ाते भी होंगे, कई लोग हो सकते हैं कॉलेज में भी पढ़ा रहे हो। तो अब देखिए, सबसे पहले तो जो फंक्शन हमारे पास गिवन है उन फंक्शन पर बात करते। एफ एक्स जो है गिवन है और वो है 1 प्लस अल्फा एक्स वेयर अल्फा डज नॉट इक्वल्स टू 0, नहीं होना चाहिए अल्फा, है ना। तो
इनवर्स ऑफ इटसेल्फ की बात किया है ना, इनवर्स ऑफ इटसेल्फ की बात किया है, तो जब इनवर्स ऑफ इटसेल्फ करेगा तो इनवर्स ऑफ इटसेल्फ करते हैं। देखो यहां पर इनवर्स ऑफ इटसेल्फ क्या होता है, इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, और ये किसके बराबर होता है, फिर वही एक्स के बराबर आ जाता है, ये इनवर्स है इटसेल्फ, है ना। तो देखो अब एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स के ऊपर क्या रखेंगे, 1 प्लस अल्फा एक्स, है ना। चलो एक्स रखो यहाँ, बराबर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अब ये एफ ऑफ एक्स बन गया, फंक्शन में ये वैल्यू रखना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा एक्स के प्लेस पर ये चीज आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा एक्स इज इक्वल टू एक्स। कैलकुलेट करेंगे 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एक्स। एक्स का कोफिशिएंट से कंपेयर करेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उसका कंपेयर करेंगे, तो देखो कांस्टेंट टर्म तो ये बन रहा है। दूसरे कलर से दिखाते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। कांस्टेंट टर्म तो ये बन रहा है, यहाँ अगर 0 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म कर दे तो ये हो जाएगा ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 1 प्लस अल्फा जो है वो 0 के बराबर आ रहा है, और यहाँ से जो x का कोफिशिएंट है अल्फा स्क्वायर वो हमारा 1 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 1 आ जाएगा, एक अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस का 1 आ रहा है। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू जब माइनस का 1 आ रहा है तो हम यहाँ पर देखो अब वैल्यू कितनी हो गई, एक अल्फा इज इक्वल टू -1 हो गया, एक अल्फा इज इक्वल टू प्लस का 1 हो गया। तो कौन सा वैल्यू सही होगा इसमें से, अभी इस वैल्यू को चेक करने के लिए अब ऑप्शन चेक करो सबसे पहले तो, है ना। ऑप्शन में मुझे लगता है कि दोनों ही दिए होंगे, पक्का है, क्योंकि ऐसे कंफ्यूज करता ही करता है। तो एक -1 भी है और एक +1 भी है, अब दोनों ऑप्शन तो सही हो नहीं सकता है, एक ही ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पर आपको चेक करनी पड़ेगी कि जब आप इस फंक्शन में वैल्यू को रख रहे हो वो थोड़ा सा आपको कंफर्म करने के लिए है है ना। मान के चलो कि एफ ऑफ मैं 1 कर रहा हूँ, तो एफ ऑफ 1 अगर मैं कर रहा हूँ तो 1 प्लस अल्फा आ रही है। अब मैं इसको सेल्फ इन्वर्स करता हूँ तो एफ ऑफ एक्स बराबर किसके आना चाहिए, एक्स के बराबर आना चाहिए। तो एफ ऑफ 1 प्लस यहाँ पर अल्फा आ जाएगा, है ना, बराबर एक्स आना चाहिए। तो यहाँ पर चलो इसको रखते हैं, फिर 1 प्लस अल्फा एक्स के प्लेस पर 1 प्लस अल्फा रखना है, बराबर एक्स आना चाहिए तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस का यहाँ पर अल्फा आ जाएगा, तो एक्स, तो 1 प्लस अल्फा और प्लस का अल्फा स्क्वायर, तो ठीक है कोई नहीं, इसको देख लेते हैं, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। देखो अल्फा तो x के बराबर तो नहीं आ रहा है, माइनस का 1 अगर मैं रखता हूँ ना यहाँ पे, दूसरा पॉइंट क्या है, माइनस का 1 अगर रखता हूँ मैं यहाँ पे, तो एफ ऑफ माइनस का 1 रखता हूँ तो 1 माइनस का अल्फा हो जाएगा। फिर इसका सेल्फ इनवर्स निकालेंगे, है ना, इसका सेल्फ इनवर्स निकालेंगे तो x आनी चाहिए, है ना, x इसके बराबर आनी चाहिए, किसके बराबर आनी चाहिए, 1 इसके बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो अगर इसका मैं निकाल रहा हूँ ना, इसका मैं निकाल रहा हूँ तो यहाँ -1 आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो इसको करते चेक करते, तो अगर सेल्फ इनवर्स आए तो एफ ऑफ 1 माइनस अल्फा आ जाएगा, फिर इसमें अब वैल्यू हम रखते हैं तो 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ से अगर इस पर हम फिर से वैल्यू अप्लाई करें तो यही आ रहा है, इसका मतलब -1 जो वैल्यू हमारा आ रहा है तो वो हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, क्लियर है। -1 जो वैल्यू हमारे पास आ रहा है वो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो मुझे लगता है ये क्वेश्चन में आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्वेक्स सेट, उत्तल समुच्चय नहीं है। कॉन्वेक्स सेट के लिए मैं आपको ना एक लाइन लिखाऊंगा, थ्योरी है वो आपको थोड़ा सा जाननी पड़ेगी, तो मैं एक लाइन में आपको लिखा देता हूँ कॉन्वेक्स सेट हमारा क्या होता है। सबसे पहले यहाँ टॉपिक डालेंगे कॉन्वेक्स सेट, ठीक है। इनमें से कौन सा कॉन्वेक्स सेट नहीं है ये पूछा है हमसे, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स सेट को जानेंगे तभी तो नहीं वाले को हम बताएंगे ना। तो यहाँ जानेंगे हम कॉन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स सेट, कॉन्वेक्स सेट क्या होता है मैं आपको लिख करके बता देता हूं। अगर किसी सेट के अंदर के, अगर किसी सेट के अंदर के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का
लाइन या फिर लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हैं, कहीं के सेगमेंट भी लिखा होता है। लाइन का हर पॉइंट भी उसी सेट के अंदर आए, सेट के अंदर आए तो उस सेट को कॉन्वेक्स सेट कहते हैं या कहेंगे। ठीक है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉन्वेक्स सेट के लिए मैंने आपको लिखा है। अब इसको ना हम चेक करेंगे, कॉन्वेक्स सेट को जब भी चेक करना है तो कोशिश करना कि हम ग्राफिकली चेक करें। तो ग्राफिकली चेक करने के लिए आपको इसका ग्राफ बनानी पड़ेगी। सबसे पहले तो आप देखिए ये इस जो है आपका किसका इक्वेशन है, ये आपका सर्कल का इक्वेशन है, क्योंकि डबल है सर्कल बन जाएगा यहाँ पे। तो एक सर्कल ऐसा बनाओ जो कि 4 से बाहर हो। पहला वाला ऑप्शन चेक करते हैं, देखो इसको करते हैं। यहाँ पे एक सर्कल है जिसका रेडियस 4 है। ठीक है, सर्कल तो बना नहीं भैया, अब बनेगा। एक सर्कल बना दिया जिसका रेडियस हमारे पास 4 है, लेकिन पॉइंट को उसके देखो 4 से बड़ी है सर्कल वाला जो एरिया है ना, ये अगर 4 है तो एरिया जो कौन सा आ रहा है, एरिया हमारा जो है बाहर वाला एरिया आ रहा है। मतलब यहाँ से बाहर वाला एरिया आ रहा है सर्कल के, सर्कल से बाहर वाला एरिया आ रहा है, ये वाला एरिया आ रहा है, ये वाला। सर्कल के अंदर का कोई एरिया नहीं आ रहा है, सर्कल के सब बाहर के एरिया आ रहे हैं यहाँ के। सर्कल के बाहर का एरिया आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही हो गया कि अगर मैं 2 पॉइंट उठाऊं, सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट को उठाओ और उनके लाइन को मैं उनके लाइन को मैं जोड़ दूं तो वो हमारे सेट के अंदर आना चाहिए। लेकिन आप लोग किसी नोटिस कर रहे हो, सेट कौन सा है, सेट ये सब बाहर वाले, इन अंदर वाले सेट के अंदर नहीं है। ये जो आप देख रहे हो ये हमारे सेट के अंदर नहीं है। ये अंदर वाला जो पॉइंट आप देख रहे हो ना, ये सेट के अंदर नहीं है। मैं जो ग्रीन कलर से मैं कलर यहाँ पर कर रहा हूँ, ये सेट के अंदर नहीं है भाई, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये सेट के अंदर वाला पॉइंट नहीं है, सेट के अंदर नहीं। सेट के अंदर कौन सा पॉइंट है, येलो वाला पॉइंट है। तो हर पॉइंट अगर ये जो लाइन सेगमेंट हमने ज्वाइन करा है ना, इसके हर पॉइंट जो है सेट के अंदर होना चाहिए। देखो यहाँ वाला पॉइंट तो आ रहा है, यहाँ वाला पॉइंट तो आ रहा है, लेकिन ये जो पॉइंट आ रहा है ना, ये वाला पॉइंट आपके सेट के अंदर नहीं आ रहा है, क्योंकि सेट से बाहर है। तो क्या कहा था यहाँ पे डेफिनेशन में यही कहा था कि अगर किसी सेट के अंदर के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का हर पॉइंट भी उसी सेट के अंदर आए तो उस सेट को कॉन्वेक्स सेट कहेंगे। तो इसका मतलब क्या है, पहला वाला तो कॉन्वेक्स सेट नहीं है, तो यहीं पर ऑप्शन हमें मिल गया। मतलब यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका वैसे करेक्ट हो जाएगा। बाकी को चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन अगर इच्छा है तो चेक करके देख लो। इसको देखो, ये सेम है जो सी ऑप्शन है। चलो इस ये वाला और ये वाला ऑप्शन तो सेम ही है। यहाँ पर थोड़ा सा ये है, यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा ग्रेटर और लेस देन का फर्क है। यहाँ पे बी ऑप्शन को चेक करो, ये एक लाइन बनेगी हमारी, है ना, ये एक लाइन बनेगी, सिंपल है, एक ऐसी वाली लाइन बनेगी। और एरिया कौन सा आ रहा है, बाहर वाला एरिया आ रहा है, ऐसे 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 ऐसे। तो कोई भी 2 पॉइंट लोगे तो सेट में आ रहा है ना, उनको मिलाओगे तो सेट में आ रहा है इस सेगमेंट का। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉन्वेक्स। इसकी बात करें तो यहाँ पर देखो, ये भी सेम सर्कल, लेकिन अंदर वाले पॉइंट्स आ रहे हैं। अंदर के उस सेट के कोई भी 2 पॉइंट को मिलाओ तो वो भी उसके सेट के अंदर, तो वो भी हो जाएगा। तो ये भी हमारा कॉन्वेक्स सेट हो जाएगा। मतलब ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसकी बात करूँ मैं, तो ये भी अंदर से पॉइंट आएंगे ना, तो यहाँ पर देखो सर्कल के केस में अलग होता है, लेकिन लाइन के केस में थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर यही सेम केस है यहाँ पर भी दूसरे वाले के लिए, देखो ये तो अंदर से हो जाएगा, तो अंदर के कोई 2 पॉइंट को ऐड करोगे तो उसी के अंदर ही रहेगा। इस वाले सी वाला ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। इस वाले में आपने देख ही लिया कि सेट के पॉइंट्स को 2 सेट के पॉइंट्स को मिलाएंगे तो उसी में ही आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो, आप अगर यहाँ पर देखो तो इस वाले केस में यहाँ पर जो हमारे पास लाइन सेगमेंट बन रहा है, ये देखो बाहर वाले, है ना, ये जो है यहाँ पर इसको थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ क्या हो गया है मैं आपको बता रहा हूँ, इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग ना, मैंने ध्यान नहीं दिया था, थोड़ा सा वैसे हो गया। फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं, बी ऑप्शन पर चेक करते हैं। देखो
बी ऑप्शन पर चेक करते हैं। बी ऑप्शन मान के चलो कि ये लाइन है, तो लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसी गई है, और ये हमारा लेस देन है, मतलब 7 से है तो छोटी हो जाएगी यहाँ पर, तो कुछ अंदर वाला जो एरिया है वो हमारा शेड हो जाएगा यहाँ से ऐसे। ये वाला एरिया सेट हो जाएगा। अभी जो सेट है ना, इस सेट का कोई भी 2 पॉइंट उठाओ और उनको जोड़ो, तो आप खुद देख पा रहे हो कि वो उस सेट के अंदर ही आ रहा है। लेकिन पहला वाला जो केस था ना, देखो ये भी तो सेट का एलिमेंट है, ये भी सेट का एलिमेंट है, लेकिन इन दोनों को जोड़ने पर ये बीच में कुछ ऐसे पॉइंट निकल के आ जा रहे थे जो कि हमारे सेट के अंदर नहीं हो रहे थे, इसीलिए यहाँ पर इसको कॉन्वेक्स सेट नहीं कहेंगे। लेकिन यहाँ पर सेट के अंदर से लेना है, अगर किसी सेट के अंदर के 2 पॉइंट, तो ये सेट का जो एरिया आ रहा है ना, ये येलो वाले, यही सेट के अंदर के पॉइंट्स है सारे। तो इनके 2 पॉइंट को अगर मैं जोड़ दूं और एक लाइन बनाऊं, तो वो भी उस लाइन के हर पॉइंट भी उसी में आना चाहिए, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता, इसलिए कॉन्वेक्स नहीं होगा, तो यही करेक्ट हो गया। बी ऑप्शन मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है। अब बात करते हैं सी ऑप्शन की, तो सी ऑप्शन को नीचे मैं आपको करके बता रहा हूँ, सी ऑप्शन को यहीं पे कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला हो गया हमारा बी ऑप्शन, यहाँ पर कर देता हूँ मैं सी ऑप्शन को, है ना, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन के लिए एक सर्कल फिर से ड्रॉ करनी पड़ेगी मुझे, जिसका रेडियस 4 या उससे बराबर हो। तो यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर जो एरिया शेड होगा ना, येलो वाला पार्ट, वो देखो छोटी है, बराबर है 4 से, तो ये पूरा इसके यहाँ पर यहाँ वाला पूरा पार्ट आएगा, ये पूरा पार्ट आएगा, बाउंड्री भी आएगा, लेकिन इसमें बाउंड्री ऐड नहीं था, ठीक है, ध्यान रखना इसमें, पहले वाले केस में बाउंड्री भी पूरी बाउंड्री भी आ रही है। अब आपको पता है कि सेट के ये जितने भी येलो वाला पार्ट दिख रहा है ना, यहाँ जितने भी पॉइंट्स है वो सारे के सारे सेट के अंदर के ही पॉइंट्स है। अब इनके अंदर में ही अगर मैं 2 जो है पॉइंट ले लूँ, और 2 पॉइंट को अगर मैं मिला दूँ, तो एक सेगमेंट बन रहा है, लाइन सेगमेंट बन रहा है, और ये लाइन सेगमेंट भी इसी के अंदर ही आ रहा है, तो इसका मतलब भी ये भी कॉन्वेक्स हो जाएगा, ये भी कॉन्वेक्स हो जाएगा, ये कॉन्वेक्स नहीं होगा। उसके बाद इस पॉइंट की बात करें, ये पॉइंट सिमिलर बनेगा ऐसे ही ग्राफ, तो यहाँ पर डी पॉइंट को चेक करता हूँ मैं, चलो बता देता हूँ आपको सारी चीज़ें ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इसको। अब मान के चलो कि लाइन कुछ ऐसे ही गई है और जाएगी भी ऐसे ही, आप पॉइंट्स निकाल के देख लेना, ये मैं जनरली बना रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केस क्या है, यहाँ पर जो है ग्रेटर देन वाला केस है, इसका मतलब ये बाहर वाले एरिया को शेड करेगा, ठीक है, बाहर वाले को, मतलब जो येलो वाला पार्ट आएगा वो मेरा बाहर से आएगा, ऐसे आएगा, ये वाले बाहर इनफाइनाइट पॉइंट्स। अब ये सारे के सारे जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना, हमारे येलो वाला पार्ट, ये हमारे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, और इनके अंदर का ही हमें कोई भी 2 पॉइंट्स लेने। अब यहाँ पर इनको जोड़ूंगा मैं, तो ये एक सेगमेंट बन जाएगा, जो कि इसके हर पॉइंट में ही उस सेट में ही आ रहा है हमारा, है ना। तो ये भी हमारा जो है कॉन्वेक्स सेट बन रहा है। तो हमारा कॉन्वेक्स सेट कौन सा नहीं बन रहा है, ए वाला जो है कॉन्वेक्स सेट हमारा नहीं बन रहा है। और क्यों नहीं बन रहा है, वो आपके सामने है ना, वो आपके सामने है। देखो यहाँ से अगर 2 पॉइंट आप ले लोगे तो बन तो रहा है, लेकिन यहाँ और यहाँ एक पॉइंट लूँगा तो ये अंदर का एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा, तो कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब ए ऑप्शन जो है हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमसे मना किया था कि कौन सा सेट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्वेक्स सेट, कौन सा कॉन्वेक्स सेट हमारा नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये भी समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सेट थ्योरी का क्वेश्चन है ना, तो इसको भी करते हैं। देखो हमारे पास एन ए दिया हुआ है, एन ए यूनियन बी दिया है, इंटरसेक्शन दिया हुआ है, हमें एन बी पूछा है। देख फॉर्मूला आपको पता होगा, सिंस एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन, अगर यहाँ इंटरसेक्शन लिखा है तो यहाँ यूनियन लिखनी है, और यहाँ अगर यूनियन लिख दिया तो यहाँ इंटरसेक्शन लिखनी होती है, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। एन इंटरसेक्शन हमारे पास कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। ए दिया हुआ है, कितनी दी हुई है, 20। बी कितनी दी हुई है, बी हमें निकालनी है। यूनियन कितनी दी हुई है, 42 दी हुई है, माइनस का ना, माइनस का 42 है, बी है। इसको इधर लेके आएंगे 46 हो जाएगा, बराबर 20 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा, बराबर एन बी हो जाएगा। तो यहाँ से 46 में से 20 यहाँ पर आ जाएगा 6, और यहाँ पर 2, 26 हो जाएगा। तो ऑप्शन में है सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था भाई, तो कुछ करने ही नहीं थे हमें। अब देखो ये क्वेश्चन है, इन अ रिंग आर एन एलिमेंट एक्स इज सेड टू बी एन आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, हाउ मेनी आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स आर देयर इन द रिंग जेड।
10 मॉड्यूलो 10, ठीक है। तो ये Z है मॉड्यूलो 10 में। अब मॉड्यूलो 10 में किस प्रकार के एलिमेंट होते हैं? Z10 में ये एलिमेंट्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, क्योंकि 10 एलिमेंट्स होंगे इसमें। अब आइडेम्पोटेंट एलिमेंट क्या होता है, मैं केस लिख करके बता देता हूँ कि अगर आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है तो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट का एक केस होता है, और वो मैं आपको यहाँ पर लिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर लिख ज़रूर लेना इसको, मैं लिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। an element x belongs to Z10 is idempotent थोड़ा राइटिंग ऐसे हो रही है तो आप लोग उस पर मत जाइएगा। if x square is congruent to x mod 10, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स मॉड 10 हो गया। अब मतलब ये है कि हम हर एलिमेंट को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर वही एलिमेंट सेम वापस आ जानी चाहिए। तो अगर एक एक करके चेक करने जाऊँगा ना तो भैया बहुत समय लगेगा, ठीक है, समय लगेगा। तो चेक करके भी आप देख लेना, एक चेक करके चलो बता देता हूँ, फिर मैं शॉर्ट तरीका आपको बताऊँगा ताकि आपको बेसिक पता लग जाए। सबसे पहले हम 0 के लिए चेक करेंगे। 0 का स्क्वायर में करूँगा तो कॉन्ग्रुएंट टू 0 आ जाएगा, मॉड 10 आ जाएगा, मतलब ये सही है। 0 हमारा जो है आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है इस केस में। ऐसे में अगर 1 के लिए करूंगा तो 1 का स्क्वायर में करूंगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा क्योंकि 10 से कम है। तो ये मॉडुलस का केस आपको पता होना चाहिए, नंबर थ्योरी मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो दिक्कत कुछ भी नहीं है। देखो चैनल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने हर चीज़ को पढ़ा रखा है, सिर्फ आपको देखना है और सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मॉड 10 हो जाएगा, मतलब 1 भी हमारा यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, 1 भी हमारा जो है यहाँ पर आइडेम्पोटेंट एलिमेंट हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ 2 के स्क्वायर की। तो 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4 हो जाएगा, जो कि 10 से हमारा क्या है, कम है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 आ रहा है ना, यहाँ पर 4 आ रहा है, तो 4 आ रहा है यहाँ पर, जबकि हमारा आना क्या चाहिए, 2 आना चाहिए था। तो 2 आना चाहिए था, विच इज डज नॉट इक्वल टू 2 मॉड 10। समझ में आ गया ना मैंने क्या बोला यहाँ पे? यहाँ पर समझो, हमने यहाँ पर ये बोला है कि एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स, मतलब जिसका स्क्वायर करोगे वही नंबर आना चाहिए। 0 का स्क्वायर किया तो 0 आया ना, जो कि 10 मॉड के साथ। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए था, जो x है वो आना चाहिए। x हमारे पास क्या है, 2 आना चाहिए था, लेकिन आ कितना रहा है, 4 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा जो है नॉट आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। ऐसे ही मैं अगर 3 का करूँ, 4 का करूँ, 5 का करूँ, 6 का करूँ, तो ऐसे ही हमारे पास आते रहेंगे। तो वो हमें चेक करना है कि आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कौन सा है ना, कितने हैं। यहाँ पर नंबर पूछा गया है, सॉरी, said to be an x is said to be an idempotent element if x square is how many idempotent element, हाँ कितना है, तो हाउ मैनी आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। तो अब यहाँ पर चेक करेंगे हाउ मैनी कितना है, तो उसके लिए एक शॉर्ट तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखो अगर हमारे पास मान के चले n हमारे पास है, जैसे यहाँ पर था 10, इस केस में Z10 बोला ना, तो n हमारे पास यहाँ पर है 10। अब n का मैं फैक्टर करूँगा, क्या करना है मुझे, फैक्टर करना है। फैक्टर मान के चलो मैं n कोई नंबर है और उसका मुझे फैक्टर करना है, मतलब P1 उसकी पावर K1 है, P2 उसकी पावर K2 है, अप टू सो ऑन Pn है ना, और उसकी पावर Kn है। यहाँ पर ये हो जाएगा, n ना लेकर के यहाँ पर मैं अगर r ले लूँगा तो बहुत बेहतर रहेगा, समझने में आसानी होगी, है ना, समझने में वो हमारे लिए थोड़ा सा आसान बन जाएगा। अब देखो ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट फैक्टर्स है, और हमारे पास जो नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट जो r है ना, वो यहाँ नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट क्या होता है, देखो नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट क्या होता है, टू दी पावर r होता है, वेयर r जो होता है ना, वेयर r इज इक्वल टू डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स, तो ये ध्यान रखना है। अब देखो कितने प्राइम फैक्टर बन जाएंगे, अगर मैं n की प्राइम फैक्टर करूँ तो 10 को मैं अगर प्राइम फैक्टर करता हूँ तो 5 गुणा 2 बन रहा है, 5 दूनी 10 हो रहा है, 2 डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर बन रहा है। अब देखो ये पावर का मतलब क्या है कि भैया हो सकता है कि 2 और 2 की पावर 2, तो वो हमें नहीं देखना, हमें देखना है कि डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर कितने, अलग अलग कितने फैक्टर्स बन रहे हैं। अब मान के चलो एक केस में यहाँ पर थोड़ा जनरली डिस्कस करूंगा,
फैक्टर मान के चलो 5 आया, 5 आया, 2 आया, 2 आया, 3 आया, 3 आया, 3 आया, मतलब बन क्या रहा है, 5 की पावर 2 बन रहा है, 2 की पावर 2 बन रहा है, 3 की पावर 3 बन रहा है। तो डिस्टिंक्ट कौन कौन सा है, 1 2 3 ही तो डिस्टिंक्ट है, बाकी तो सब पावर में बन गए। तो ये चीज़ हमें काउंट करना डिस्टिंक्ट वाले। तो यहाँ डिस्टिंक्ट कितने, 2 है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कितना हो जेड के केस में, 2 की पावर 2, 2 दूनी 4, तो 4 यहाँ पर डिस्टिंक्ट हमारे पास आ जाएगा। देखो बहुत ज़्यादा समय नहीं, बस आपको समझा रहा हूँ तो थोड़ा समय यहाँ पर लग रहा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ऑप्शन डी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ये पीवाई को हमने सॉल्व किया है, सेट ए वाले 2018 का क्वेश्चन था ये, जो लेक्चर आर में पूछा गया था उत्तराखंड में। मुझे लगता है कि हर क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे समझा पाया हूँ बेसिक के साथ, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी कल और भी हम आगे डिस्कस करेंगे दूसरे पार्ट में, ठीक है। वीडियो सही लगे आप लोग लाइक करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए। और भाई जितना भी मैंने इसमें क्वेश्चन करवाए इन सब का वीडियो मैंने मेरे चैनल में अपलोड कर रखा है। दिक्कत कुछ भी नहीं है, आप लोगों को सिर्फ वीडियो वॉच करनी है अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, ठीक है। थ्योरी क्लियर नहीं है तो वो आप एक बार क्लियर कर लीजिए, देन आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा, है ना। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, आप लोग ये भी नहीं कह सकते सर क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं गया है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से ज़रूर पूछिएगा ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूँ। और इसके जो नोटेशन वाले PDF है जो सॉल्व मैंने करवाया है वो चाहिए तो हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप कमेंट में एक बार मुझे बता ज़रूर दीजिएगा कि आपको PDF चाहिए तो मैं लिंक दे दूंगा आपको, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।